हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा आज एक नए टॉपिक की बात करनी है, फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ये पूरा टॉपिक आज ही फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले बेस बनाते हैं, सब सामने देखना मेरी तरफ। बेटा कल ना मैंने ना मोटिवेशन एलिमेंट जब स्टार्ट किया था, सबसे पहले 3 चीज़ों की बाबू आपको कहा था, ये डेफिनेशन और मीनिंग समझ लो। ठीक है, मोटिवेटर क्या चीज़ होती है संदीप माहेश्वरी? मोटिवेटर क्या चीज़ है? वो टेक्निक जो बेटा मोटिवेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे मोटिवेटर बोल रहे थे। ठीक है ना? तो आपको बता देता हूं बेटा, आज हम जितना टॉपिक पढ़ने वाले हैं सब ये मोटिवेटर्स हैं। ठीक है ना? सब सामने देखना बेटा, फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव्स। लो बेटा सब सामने देखना, एक मिनट बाबू। बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की। फाइनेंशियल इंसेंटिव वो बेटा जो कहीं ना कहीं पैसे से जुड़े हुए हैं। आपको बता देता हूं बेटा, दुनिया में काम करने वाले 99% एम्प्लॉय इसी चीज से मोटिवेट होते हैं। ठीक है ना? वो पैसा चाहे किसी भी फॉर्म में दिया जाए, ऑल्दो खैर हमें 7 फॉर्म्स पढ़नी है, 7 रास्ते पढ़ने हैं बेटा। और बाबू दुनिया के 1% लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पैसा नहीं चाहिए बेटा, जिनको क्या चाहिए, उनके टैलेंट का रिकॉग्निशन दे दो, उनको प्रमोशन दे दो। ठीक है ना? वो ऐसी चीज़ों से मोटिवेट हो जाते हैं। तो बेटा ये सारे के सारे मोटिवेटर हैं, ये 7 और ये 6, ये 13 के 13 मोटिवेटर हैं। इन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है एम्प्लॉय के मोटिवेशन के लिए। ठीक है जी, स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव से। जब ये फिनिश कर देंगे तो बेटा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, बस हमें आज इतना ही करना और ज़्यादा नहीं करना। ठीक है जी बेटा, अगर टाइम बचा तो इसके बाद सुनूंगा आपसे। चलो जी, हाँ बस बचना नहीं चाहिए, हाँ दुआ करो बेटा बस। चलो जी, लो बेटा करते हैं बात पहले फाइनेंशियल इंसेंटिव की। बाबू सबसे पहली हेडिंग लिखी गई है पे एंड अलायंसेस, और 7th नंबर पे हेडिंग लिखी गई है परक्यूजिट्स। लो बेटा समझना जरा इस चीज को बहुत आराम से। बेटा मॉनेटरी इंसेंटिव या फाइनेंशियल इंसेंटिव, सबसे पहली चीज जो बेटा एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो है उसकी खुद की बेसिक पे, वो है उसकी खुद की बेसिक पे और एक्स्ट्रा अलायंसेस। बेटा बहुत सारे अलायंसेस हो सकते हैं, मैं सिर्फ 3-4 का जिक्र करूंगा आपके सामने। वैसे बता देता हूँ, प्राइवेट राइटर ने तो एक आधी लिखा हुआ है, ठीक है ना, या एनसीईआरटी ने भी कुछ खास नहीं 2-3 लिखे होंगे। मैं आपके साथ कुछ ज़्यादा ही डिस्कस कर लूँगा। एक बात डीए की ज़रूर करनी है मुझे, एक टीए की करनी है बेटा, एक एचआरए की करनी है, एक सीईए, इतनी करनी है बेटा। जबकि मैं बता देता हूँ बहुत सारी बुक में ये दोनों तो दिए ही नहीं होंगे। खैर चलो समझते हैं बेटा, और परक्यूजिट्स क्या होते हैं ये भी समझते हैं। सबसे पहली कोई चीज़ अगर इंसान को मोटिवेट करती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो चीज़ है बेटा उसकी खुद की बेसिक पे। और मैं बोलता हूँ जाते ही बेटा बेसिक पे बड़ी हेल्दी मिलने लगे तो वैसे इंसान बड़ा मोटिवेट हो जाता है काम करने के लिए। और बेटा ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स लॉयल्टी भी बढ़ जाती है। आपकी जॉब लगी सीधा 75,000 रुपये महीना, बेसिक पे ही 75,000 रुपये महीना है बेटा। अगर इतनी हैंडसम सैलरी पे जॉब लगने लगे ना बेटा, इंसान बहुत मोटिवेट रहता है। इसके अलावा बेटा ऑर्गेनाइजेशन आपको अदर बेनिफिट्स भी देती है बेटा, अलायंसेस भी देती है। अलायंसेस और परक्यूजिट में एक फ़र्क होता है बेटा, ये बहुत आराम से समझना। अलायंसेस आपके हाथ में आते हैं, इन हैंड आते हैं, कैश आते हैं। और परक्यूजिट्स बेटा आपके इन हैंड कैश नहीं आते। ऑर्गेनाइजेशन खर्चा पूरा कर रही है, जैसे अलायंसेस पे ऑर्गेनाइजेशन खर्च रही है, वैसे ही बेटा ऑर्गेनाइजेशन परक्यूजिट्स पे भी खर्च रही है। लेकिन होता क्या है, अलायंसेस आपके हाथ में आते हैं, इन हैंड आते हैं, कैश आते हैं, जबकि परक्यूजिट्स इन हैंड नहीं आते, कैश नहीं आते बेटा। लो समझाने के लिए एक बात करता हूँ। सबसे पहले बात कर लो, चलो ट्रेवलिंग अलायंसेस की बात कर लो। आप ऑफिशियल टीए मतलब ट्रेवलिंग अलायंसेस,
बेटा आप ऑफिशियल टूर पे बाहर जा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा बेटा, आपको टैक्सी का किराया भाड़ा, ठीक है ना, रहने का सारे के सारे नगद पैसे दे दिए, ठीक है ना। क्या ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है बेटा, और पक्की बात है इंसान कुछ ना कुछ इसमें से बचा जरूर लेता है, कैसे भी बचाए, ठीक है ना बेटा, जरूर बचा लेता है बेटा, वो भी उसकी जेब में जाते हैं। क्या ये चीज़ें भी मोटिवेट करती हैं बेटा, हर हाल में बेटा, क्योंकि एक्स्ट्रा बेनिफिट है बेटा, ये चीज़ें बहुत मोटिवेट करती हैं। देखो बाबू, अलायंसेस इन हैंड आया, आपके हाथ में आया, कैश आया, पर क्यूजिट्स पे ऑर्गेनाइजेशन खर्चा कर रही होगी, पर आपके हाथ में इन हैंड कैश नहीं आ रहा होगा। समझाने के लिए बात बोलता हूँ, आप ऑफिशियल टूर पे बाहर जा रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया ठीक है ये लो ऑर्गेनाइजेशन की कार खड़ी है, यही गाड़ी ले जाओ, ठीक है ना, और जिस जगह पे आप जा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन का फ्लैट है, ये रही उसकी की, वहीं रह लेना और आ जाना वापस। क्या ऑर्गेनाइजेशन खर्च नहीं कर रही भाई, गाड़ी चल रही है, डैप तो लग ही रहा होगा, गाड़ी में पेट्रोल डीजल डला हुआ है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं डला के दिया है, कंपनी ने फ्लैट खरीदा हुआ है, खर्चा तो किया ही है। तो बेटा खर्चा ऑर्गेनाइजेशन का बराबर है, लेकिन बेटा एम्प्लॉय को इन हैंड कुछ नहीं मिल रहा होता, ठीक है ना, लेकिन अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन की कार एंजॉय कर रहे हो, फ्लैट एंजॉय कर रहे हो बेटा, कहीं ना कहीं बाबू सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो है ही है। बात क्लियर, समझ में आने लगा थोड़ा डिफरेंस। और आगे बढ़ाते हैं बेटा बातों को। बाबू HRA क्या होता है, हाउस रेंट अलायंसेस। बेटा आपको बता देता हूं, बैंक मोस्ट ऑफ द टाइम आपको HRA जरूर पे करता है, अच्छी कंपनियां HRA देती हैं आपको, ठीक है ना। आप अपना घर छोड़कर किसी दूसरी सिटी में जॉब कर रहे हो, ठीक है ना, आपका घर है सहारनपुर सिटी में, आप जॉब कर रहे हो बेटा पुणे में, ऑर्गेनाइजेशन आपको बेसिक पे दे रही है, DA दे रही है, TA दे रही है, HRA साथ में दे रही है। HRA मतलब हाउस रेंट अलायंसेस, कि आप किराए के घर में रह रहे हो, कोई नहीं हमारे से पैसा लेते रहो, यार हमारा किराया चाहे 8,000 रुपये महीना हो, हम ऑर्गेनाइजेशन में कभी नहीं बताते 8,000 है, हमने बता रखा है 10,000 रुपये महीना, वहाँ से 10,000 रुपये महीना लिए जा रहे हैं बेटा, वहाँ 8,000 पे ही करे जा रहे हैं, 2,000 रुपये महीना ये भी जेब में। क्या ये भी चीज़ एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है बेटा, एक्स्ट्रा बेनिफिट है, पक्का सोर्स ऑफ मोटिवेशन है बेटा। ये हाउस रेंट अलायंसेस, इन हैंड मिला, कैश में मिला, अगेन परक्यूजिट्स, ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया अच्छा आप यहाँ कहाँ रहोगे, आपने कहा किराए के घर में रहूँगा, उन्होंने कहा छोड़ो किराए के घर में नहीं रहना, ये ऑर्गेनाइजेशन का फ्लैट है खाली पड़ा, आप इसी में रहोगे, रहते रहो वहाँ पर। क्या ऑर्गेनाइजेशन खर्च कर रही है भाई, ऑर्गेनाइजेशन तो खर्च कर रही है, लेकिन इन हैंड कैश नहीं मिल रहा कुछ आपको, बस यही फर्क होता है अलायंसेस और परक्यूजिट्स में, ठीक है जी बाबू। नेक्स्ट वन बात करते हैं CEA मतलब चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंसेस। बेटा बहुत अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन आपको CEA भी पे करती है, ठीक है ना। आपसे पूछा क्या कितने बच्चे, आपने बताया 2 बच्चे हैं, इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितनी पे है, फी रिसीट लेकर आना, आपने प्रूफ पेश कर दिया, उन्होंने क्या करा, अलायंसेस देने शुरू कर दिए बेटा इन कैश, ठीक है ना। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा ऑर्गेनाइजेशन उठा रही है आपके, बेटा पे कर रही है आपको, इन हैंड कैश में आ रहा है, इसलिए अलायंसेस। बेटा परक्यूजिट्स क्या होते हैं, एम्प्लॉयर ने बोला मेरा खुद का स्कूल है, आपके बच्चे कहीं और नहीं पढ़ेंगे, आप हमारे स्कूल में एडमिशन करा दो, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते रहेंगे जब तक पढ़ना है। और आपको बता देता हूँ बेटा, टाटा और रिलायंस के एंगल से देखोगे तो पूरा के पूरे बेटा शहर बसा रखे हैं अंदर ही, सारे स्कूल्स बना रखे हैं अच्छे अच्छे भाई, इतने मॉल, इतने आउटलेट गिन भी नहीं सकते, सब कुछ अंदर ही है बेटा, एक अलग शहर बसा रखा है उन्होंने तो अपनी इंडस्ट्री के अंदर ही, ठीक है ना बेटा। और बाबू अपने एम्प्लॉइज़ को बोलते हैं कि आप अपने बच्चों को हमारे स्कूल में पढ़ाओ, कहीं और नहीं भेजना, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बेटा क्या ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं कर रही होगी टीचर को सैलरी, वो तो खर्च ही रही है बेटा, लेकिन आपसे कुछ चार्ज नहीं किया जा रहा। तो बेटा अगर इन हैंड आ रहा है तो अलायंसेस, नहीं आ रहा तो बेटा परक्यूजिट्स। डिफरेंस क्लियर हुआ। एक चीज़ पे चर्चा करनी है मुझे, DA। पता है किसी को DA क्या होता है? ये तो बड़ी फेमस चीज़ है, डियरनेस अलायंसेस, सुना है कभी नाम? चलो खैर बताता हूँ बेटा, ये आपको महंगाई के साथ कोप अप करने के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। इन्फ्लेशन बढ़ा तो आपका DA बढ़ा दिया जाता है ताकि आप महंगाई के साथ कोप अप करो, और बेटा इन्फ्लेशन गिरा तो DA भी कम कर दिया जाता है बेटा। डियरनेस अलायंसेस इसलिए दिए जाते हैं बेटा ताकि आप महंगाई के साथ कोप अप कर पाओ, ठीक है जी, बात समझ में आई? तो बाबू वैसे जनरली हम ऐसे ही बोलते हैं इसको, DA TA HRA, ठीक है ना। वैसे आपको जैसे भी याद रहे याद रख लेना, बाकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। DA मीन्स डियरनेस अलायंसेस,
टीए मतलब ट्रेवलिंग अलाउंसेस, HRA हाउस रेंट अलाउंसेस, CEA चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। मैंने ये दोनों बातें नोट्स में नहीं लिखी हुई, आप चिपका लेना, ठीक है। ये समझ में आई वैसे सारी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े आगे। चलो जी बेटा, एक टर्म आती है फाइनेंशियल इंसेंटिव में, शायद 3rd नंबर पर, बोनस 3rd नंबर पर है बेटा। बोनस की बात करते हैं, मेरी तरफ देखना बाबू। बोनस एज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव, और बाबू बता देता हूं हर ऑर्गेनाइजेशन में बोनस का कल्चर होता है। कई ऑर्गेनाइजेशन ऑन परफॉर्मेंस बोनस देती हैं कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आई तो बोनस देंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन न्यू ईयर पे बोनस देती है, नया साल शुरू हो गया। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बैसाखी का कल्चर है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में दिवाली का कल्चर है। बोनस लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन पे करती है, ठीक है ना। लेकिन बस क्या होता है बेटा, पे करने का तरीका अलग होता है बाबू, और पे करने का टाइम अलग होता है। बोनस जब भी ये वर्ड आता है बेटा, मुझे एक ही पर्सन की याद आती है, शायद आपने नाम सुना हो, सूरत के फेमस डायमंड मर्चेंट सावजी भाई ढोलकिया, ठीक है। नाम सुना है कभी किसी ने? भाई यार तुम क्या करते हो यार। बाबू सूरत के बड़े फेमस डायमंड मर्चेंट हैं सावजी भाई ढोलकिया, बोनस देने के लिए फेमस हैं। और बोनस भाई ऐसा नहीं होता कि 5,000 दे दिए, 5100 दे दिए, कंबल दे दिया दिवाली पे, जी ये बोनस है। उनका बोनस बहुत अलग है भाई। ऑर्गेनाइजेशन में उनके अपने एम्प्लॉइज़ की डिमांड पूछते हैं कि घर है अपना या गाड़ी चाहिए। उन्होंने बोला घर नहीं है, तो भाई बोनस में सबको फ्लैट, बोनस में सबको गाड़ियाँ, ठीक है ना। अभी 2-3 साल पहले उन्होंने बेटा अपने 600 एम्प्लॉय को वैगन आर दी, ठीक है ना, और 3 को ऑडी गिफ्ट करी, और जिसने बोला मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, मैं किराए के घर में रहता हूँ, उसको फ्लैट गिफ्ट करा। तो बोनस कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं भाई, वो बहुत ह्यूज पे करते हैं। और हर बार भाई साहब ब्रेकिंग न्यूज़ का हिस्सा होते हैं, हर बार दिवाली में ब्रेकिंग न्यूज़ का हिस्सा होते हैं सावजी भाई ढोलकिया, ठीक है ना। ऑल दो खैर अभी आपने नहीं सुन रखा, मैंने सोचा था सुना होगा। मैं क्या करूँगा, जब रिकॉर्डिंग कर लेंगे हम उसके बाद वीडियो जरूर दिखाऊंगा आपको सावजी भाई ढोलकिया, ठीक है। सुनना, आपको पता लगेगा क्या चीज़ है बोनस, क्लैरिटी बहुत अच्छे से होगी, ठीक है बात। ओके बढ़े आगे बेटा। एक टर्म आती है शायद 5th नंबर पर होगी, को पार्टनरशिप, स्टॉक ऑप्शन या को पार्टनरशिप। ऑल्दो मैंने भी 2 दिन पहले इसकी अकाउंट्स में चर्चा की है, एक बार और लो बेटा, सब सामने देखना बाबू। ये नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है, मेरे पास स्पेस की कमी है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है जी। चलो करते हैं बात बेटा, सुनना जरा, मेरी तरफ देखना बाबू। नाम होगा स्टॉक ऑप्शन या को पार्टनरशिप लिखा गया है, मैं बेटा इसको कभी भी स्टॉक ऑप्शन नहीं बोलता, इसका सही नाम इसोप है बेटा। इसोप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम, या कुछ लोग बेटा इसोस भी बोलते हैं इसको, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, कुछ भी बोल लो बेटा, तीनों का मतलब एक ही है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, प्रोग्राम या बेटा स्कीम, कुछ भी बोल लो। लो समझने की कोशिश करना बेटा, पहले बेस से समझाता हूँ इसकी जरूरत क्या थी ऑर्गेनाइजेशन को। बेटा आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा, यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। आपको क्या करा, ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि आपकी ट्रेनिंग होगी सर पहले, और 6 महीने के लिए आपको जो हम सैलरी देंगे वो कम होगी। हम आपको रिक्रूट तो कर रहे हैं 1 लाख पर एनम पर, ठीक है ना, लेकिन जो शुरू के 6 महीने हम आपको देंगे वो 30,000 रुपये महीना देंगे। बाबू एक जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहते हो, आप वहाँ पर भी पढ़ के आए होगे स्टाफिंग में मुझसे, कि आपको फुल फ्लेज सैलरी नहीं मिलती, जो आपको मिलता है मुझसे स्टाइपेंड बोलते हैं प्यार से, यू आर अ ट्रेनी ओनली, ठीक है ना। अभी आप एक्सपर्ट नहीं हुए, ठीक है ना, आपने पढ़ाई बहुत की है, लेकिन बेटा ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेन करने का तरीका अलग होता है। जैसे आपकी रिक्रूटमेंट हुई एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, आपके साथ 50 मैकेनिकल इंजीनियर और रिक्रूट हुए। ऑर्गेनाइजेशन इनकी ट्रेनिंग करा रही है 6 महीने तक एक बहुत ही बड़े इंजीनियर से, जिसको फॉरेन से बुलाया उन्होंने, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन उसको करोड़ों पे कर रही है 6 महीने के, और बेटा क्या कर रही है, एज वेल एज उसको रहना खाना सब प्रोवाइड करा रही है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब आप वो सोचो, ऑर्गेनाइजेशन ने करोड़ों रुपए खर्चा किया है आपकी ट्रेनिंग पर, आप 50 लोगों के ऊपर, ठीक है ना। आप ये कह दो अगर 2 महीने नौकरी करके 6 महीने की ट्रेनिंग ली, बहुत अच्छा काम सीख गए, 2 महीने के बाद आपने कह दिया मैं तो ऑर्गेनाइजेशन क्विट कर रहा हूँ, क्या ऑर्गेनाइजेशन आपसे करोड़ों रिकवर कर पाई जो उसने आपके ऊपर स्पेंड करे? नहीं कर पाई। कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती होगी ऐसा हो, सारे एम्प्लॉई ऐसा ही करना शुरू कर देंगे बेटा, और करते थे। तभी क्या हुआ, एक कल्चर आया बेटा ऑर्गेनाइजेशन में बॉन्ड साइन करने का,
आज की तारीख में कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको जॉब देती है, आपको कहती है ना साल भर का बॉन्ड साइन करो, और अगर आपने बॉन्ड पीरियड के अंडर जॉब छोड़ दी तो जिस सैलरी पे आप रिक्रूट हुए उसके डबल पे करके जाओगे ऑर्गेनाइजेशन को। अगर ₹1,00,000 पर मंथ पे आपका रिक्रूटमेंट हुआ तो ₹2,00,000 पर मंथ दे के छोड़ सकते हो, वरना केस कर देती हैं आपके ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को लेकर बिल्कुल क्लियर है, केस हो जाता है पक्का। तो बाबू आपसे आज की तारीख में बॉन्ड साइन कराया जाता है कि आप नौकरी नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चाहती है जो उसने ट्रेनिंग पीरियड पर आपके पैसा खर्चा है वो आपसे रिकवर कराए, ठीक है ना। और मैं बोलता हूँ बेटा 6 महीने में भी रिकवर नहीं हो सकता। मान लो उन्होंने 1 साल का बॉन्ड साइन कराया जिसमें से 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग और 6 महीने की जॉब, आपने 6 महीने के बाद जॉब लेफ्ट कर दी, पैसा तो अभी भी रिकवर नहीं हुआ। ऑर्गेनाइजेशन करोड़ों तो रिकवर नहीं कर पाई होगी आपसे। भाई आपको अगर ₹1,00,000 महीना दे रही है, 12 लाख दे रही है, 30 लाख का काम निकलवा रही होगी, साल भर में 30 लाख का काम निकलवा लेती होगी, इससे ज़्यादा उसने आपकी ट्रेनिंग पे खर्चा किया हुआ है, तो रिकवर तो नहीं कर पाई। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है बेटा, इन्फोसिस पहली कंपनी थी जो सॉप लाई थी बेटा, ये एक लालच का नाम है बेटा, ये लालच जॉब नहीं छोड़ने देता कभी भी। लो समझना बेटा क्या चीज है बाबू। ऑर्गेनाइजेशन में आपकी ज्वाइनिंग हुई लेट्स सपोज किसी भी डेट को 1 अप्रैल 21 को, 1 अप्रैल 2021 को आपने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी। आपको बोला गया कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल लगातार जॉब करोगे तो हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं आज ही, आप 3 साल के बाद इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है ना। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आप हमारे शेयर बाय कर सकते हो 1000, आप हमारे शेयर बाय कर सकते हो 1000, ठीक है ना। आज की तारीख में मार्केट प्राइस है एक शेयर का 800 रुपये और बेटा एक्सरसाइज प्राइस है 600। आज की तारीख में कंपनी के शेयर का दाम 800 रुपये है, हम आपको 600 का शेयर देंगे 3 साल के बाद, कोई भी हो मार्केट प्राइस, चाहे वो 1000 हो जाए, चाहे वो 1200 हो जाए, चाहे वो 1500 हो जाए, हम आपको 600 रुपये का एक शेयर देंगे और 1000 शेयर देंगे, ठीक है जी बाबू। लालच मिल गया बहुत अच्छा सा, ठीक है ना बाबू। अब मैं बोलता हूँ ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जर्नी आज से स्टार्ट हुई, 6 महीने हो चुके हैं जर्नी को, आज 30 सितंबर 2021, ठीक है ना। आज बॉस ने बहुत गालियाँ दी भाई, बहुत सुना दिया, मन करा जॉब छोड़ दूं बेटा, बहुत गुस्सा आया, लेकिन हमने कहा चलो एक बार मार्केट प्राइस चेक ही कर लो शेयर का चल क्या रहा है। और मान लो ये जॉब आपकी इन्फोसिस कंपनी में, आपने मार्केट प्राइस चेक करा, आज मार्केट प्राइस 900 रुपये हो चुका है, यानी कि बेटा 300 गुना 1000, 300 रुपये का मुनाफा है ना, आपको तो 600 का एक शेयर देंगे, 900 का मार्केट वैल्यू हो चुका है, तो बेटा 3 लाख रुपए का मुनाफा। आपने कहा नहीं अभी मैं गालियां और खा सकता हूं, यानी कि अभी नौकरी और कंटिन्यू रहेगी। तो बेटा गालियां खाने की हिम्मत बढ़ती रहती है ऐसे, ठीक है ना। 6 महीने और बीते बेटा, साल की जर्नी फिनिश हो गई, 31 मार्च 2022 आ गया बाबू। आज मार्केट प्राइस बढ़कर 1000 हो गया, शेयर का दाम 1000 हो गया बेटा, 800 से 1 साल में 200 रुपये दाम बढ़ गया बेटा, यानी कि टोटल प्रॉफिट 4 लाख रुपए का जो अभी तक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब कैपेसिटी और बढ़ जाएगी बेटा, गालियां खा रहे हो बेटा, दिन गिन रहे हो, लेकिन मार्केट वैल्यू रोज बढ़ रही है, जॉब छोड़ने नहीं दे रही बेटा, ठीक है ना बाबू। करते करते 1 साल और बीत गया, 31 मार्च 23 आ गई बेटा, आज शेयर का मार्केट वैल्यू 1200 हो गया बेटा, 1200 कहाँ आपको 600 का मिल रहा है, 6 लाख का बेनिफिट। और बेटा 1 साल और बीता, 31 मार्च 2024 आ गई, और मैं बोलता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए 1400 की वैल्यू, यानी कि बेटा टोटल 8 लाख का मुनाफा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जनरली आपको ये टाइम पीरियड खत्म होने के बाद 6 महीने देती है कि लाओ 6 लाख रुपए पे कर दो और शेयर ले जाओ 1000। 6 लाख कैसे, 1000 शेयर का ऑप्शन है, मल्टीप्लाइड बाय 600 के प्राइस पे कहा था ऑर्गेनाइजेशन ने देंगे, लाओ 6 लाख दे दो और ले जाओ 1000 शेयर, चाहे कल ही मार्केट वैल्यू पर बेच दो, हमें उससे कोई लेना देना, वो आपकी मर्जी है बेटा, आप बेचना चाहते हो कि नहीं बेचना चाहते, ये आप देखो, ठीक है ना। आपको लगता है और बढ़ेगा तो रुक जाओ, आपको लगेगा नहीं बढ़ेगा तो बेच दो, वो भी आपकी मर्जी है, खैर, ठीक है ना। तो आपको कुल मिलाकर 8 लाख का बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन ने 3 साल में दिया, ठीक है। और आपको बता देता हूं अगेन, जॉब तो कभी भी नहीं छोड़ने देनी आपको, यहां जैसे ही टाइम पीरियड लैप्स होगा एक और नया ऑप्शन दे दिया जाएगा कि अब आपको 1000 शेयर का और ऑप्शन दे रहे हैं, और अब आपको 1000 का शेयर दे देंगे। आज ही मार्केट वैल्यू 1400 चल रही है, 3 साल के बाद कुछ भी प्राइस हो हमें मतलब नहीं, 1000 का दे देंगे आपको और 1000 शेयर दे देंगे। तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन करते करते पूरी जिंदगी आपकी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में कट जाती है बेटा, गालियाँ खा खा पैसे के लालच कर 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 बीत जाती है।
तो इसका नाम को पार्टनरशिप क्यों रखा गया? देखो बेटा मेरी तरफ देखना, इसका नाम है को पार्टनरशिप। इस सोप के साथ साथ इसको को पार्टनरशिप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं समझ लो बेटा। पहले टॉप लेवल ऑफिशियल के पास ही इक्विटी शेयर होते थे, टॉप लेवल, देन मिडल, देन लोअर, देन एम्प्लॉय। आप एम्प्लॉय हो सिर्फ, और आपको भी शेयर दे दिए। और बेटा आपको पता होना चाहिए इक्विटी शेयर होल्डर आर नोन एज द ऑनर ऑफ द कंपनी। कंपनी का मालिक कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर ही मालिक होते हैं। जिसने नहीं पढ़ा कभी इक्विटी शेयर के बारे में, मैं पढ़ाऊंगा जरूर बेटा, लेकिन किसी और जगह पे मुझे पढ़ाना है, अभी मैं इसकी चर्चा नहीं कर सकता। बस एक बात रट लो कि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं। पहले तो इक्विटी शेयर सिर्फ टॉप लेवल के पास थे, अब एम्प्लॉय के पास भी इक्विटी शेयर आ गए। खाली मालिक आप नहीं हो, ये भी मालिक है। इससे ही बोला जा रहा है को पार्टनरशिप। अब ये दोनों पार्टनर हो गए बेटा, समझ आई? क्लियर हुई बात बेटा? इस 3 साल के टाइम पीरियड को वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं। आपको बता देता हूं, 1 साल क्लास 12 की अकाउंट्स में इस सोप का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डाला था, ठीक है ना। सीबीएसई ने 1 साल इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी डाला था, 1 साल बाद हटा दिया, ठीक है। वैसे मैंने सीए फाइनल में पढ़ा हुआ इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। पढ़ोगे आप, जब भी पढ़ोगे बेटा, जो भी करोगे जिंदगी में, कभी इसका अकाउंट्स भी बनाने को मिलेगा आपको, पक्का। चलो क्या, ऑल दो ये बात क्लियर हो गई आपको। मैंने 3 बातें कर दी, पे एंड अलाउंसेस की बात करी, परक्यूजिट्स की बात करी, और बोनस की भी बात कर दी, और इस सोप और को पार्टनरशिप की बात कर दी, ठीक है। अभी रीडिंग करने का टाइम इकट्ठा दूंगा, पहले सब फिनिश करो बेटा। 4 बातें ओके बाबू। एक बात है सेकंड लास्ट नंबर पर, यानी कि 6 नंबर पर, रिटायरमेंट बेनिफिट। देखना, कल मैंने बात करी थी और मैंने कहा था ये एक जगह और आएगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा तब, ठीक है ना। 3 चीजें रिटायरमेंट बेनिफिट में बोल रहा था, याद कराना जरा किस किस को। प्रोविडेंट फंड सबसे पहले, देन बेटा ग्रेचुटी और पेंशन। याद है आपको बेटा? इन तीनों को मैं रिटायरमेंट बेनिफिट बोल रहा था, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट बोल रहा था, ठीक है ना। मैस्लो नीड हायरार्किकल थ्योरी याद है ना बेटा, ठीक है ना। 3 तरीके की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड होती है मेरी, ठीक है ना। सोशल सिक्योरिटी में पढ़ाई थी ये तीनों बात, ठीक है जी। अब तो नहीं बताना ना रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होता है, एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, पक्का है बेटा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 2 बातें रह गई होंगी, एक प्रोडक्शन लिंक्ड वेज इंसेंटिव रह गया होगा और एक प्रॉफिट शेयरिंग रह गया होगा। बेटा मेरी तरफ देखना बाबू, हेडिंग का नाम है देखो, प्रोडक्शन लिंक्ड वेज इंसेंटिव। लो बाबू समझो बाबू, एक तरीका सैलरी देने का ये होता है कि आप एक इंसान को कह दो भाई तेरी सैलरी 50,000 रुपए पर मंथ है, तू आ जितना मर्जी प्रोडक्शन कर, हमें कोई लेना देना नहीं, 50,000 रुपए महीना लेता रहे, ठीक है ना। अब एक इस एम्प्लॉई के एंगल से सोचो, ये 50,000 रुपए महीना ले रहा है और बहुत अच्छा एम्प्लॉई है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए पूरे डेडिकेशन से काम करता है 7-8 घंटे, ठीक है। और एक दिन में एवरेजली 200 यूनिट प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। लेकिन बेटा इसी के कलीग्स इसकी टांग खिंचाई करते रहते हैं, कहता है तू पागल है, तुझे 50 मिलता है, हमें भी तो 50 मिलता है, हमने कभी 150 से ज़्यादा बनाई नहीं, तू क्यों नहीं हमारी तरह हो जाता। तो बेटा कई बार क्या होता है, आपके खुद के कोलीग आपको डीमोटिवेट करते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन को सर्व ना करो अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि सबकी सैलरी बराबर है तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो बाबू ऑर्गेनाइजेशन ऐसे केसेस में क्या करती है, आपकी सैलरी ऐसे देना ही बंद कर देती है। आपको बोला जाता है कि आपकी सैलरी है 250 रुपी पर यूनिट। देखो नाम क्या था, प्रोडक्शन लिंक्ड वेज इंसेंटिव। प्रोडक्शन से लिंक कर दिया गया आपकी वेजेस को कि 250 रुपए पर यूनिट ये आपकी सैलरी है। दिन में 250, दिन में 10 यूनिट बनाओ 2,500 ले जाओ, दिन में 20 बनाओ 5,000 ले जाओ, दिन में 5 बनाओ 1,250 ले जाओ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितनी बनानी है। और अगेन बेटा इट इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। एक अच्छे एम्प्लॉय को तो और मोटिवेशन आएगा कि मैं 10 क्यों बनाऊं, मैं तो 20 बनाऊंगा, मैं तो दिन के 5,000 कमाऊंगा, यानी कि महीने के 1.5 लाख रुपए अप्रॉक्स। सोचो कहाँ 50,000 रुपए महीना भरो और कहाँ आपके सपने कहाँ तक बढ़ गए बेटा। क्या ऑर्गेनाइजेशन को इससे नुकसान होगा? कभी भी नहीं, क्योंकि क्या होगा, आप जितनी ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करोगे उतनी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बेचेगी, और जितनी ज़्यादा बेचेगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी इससे कोई नुकसान होने नहीं वाला। तो बेटा कई बार ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, आपकी वेजेस को लिंक्ड कर देती है विद प्रोडक्शन। क्लियर बात, सिंपल बात।
एक लास्ट वन बेटा फाइनेंशियल इंसेंटिव में प्रॉफिट शेयरिंग। बाबू नाम से ही समझ में आ रहा होगा क्या मुद्दा है ये। बाबू ऑर्गेनाइजेशन आपको कह देती है कि इस साल मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जितना प्रॉफिट होगा उसका 25% मैं अपने सारे एम्प्लॉइज में बांट दूंगी, या 30% या 50%। अपने प्रॉफिट का 50% हम इस बार सारे एम्प्लॉइज में बांट देंगे। अब बेटा सब एम्प्लॉइज को पता है जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना बड़ा उनका शेयर होगा। अब प्रॉफिट ज्यादा कैसे हो? सब पागलों के लिए दिन रात एक कर देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन बढ़े, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा सेल तो ज्यादा प्रॉफिट तो उनका शेयर भी बढ़ा। तो बेटा अगेन अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, सब दिन रात एक कर देते हैं बेटा, काम करते हैं बहुत मेहनत से क्योंकि पता है बेटा प्रॉफिट में हिस्सा मिलने वाला है। तो बाबू ये सारे के सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव है। 7 फाइनेंशियल इंसेंटिव का जिक्र किया मैंने, एक बार फटाफट से रीड करके बताओ ये बात ओके है क्या? चलो बेटा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव पढ़ते हैं। बाबू सामने देखना जरा अभी बेटा, जैसे फाइनेंशियल इंसेंटिव में सबसे पहली चीज जो आपको मोटिवेट करती है वो है आपकी खुद की बेसिक पे, और अगर बेसिक पे ही बहुत अच्छी लग जाए तो बेटा सबसे पहला सोर्स ऑफ मोटिवेशन वो होता है। ऐसे ही बेटा अगर मैं बात करूं नॉन फाइनेंशियल, बेटा नॉन फाइनेंशियल मतलब पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना। और आपको बता देता हूं दुनिया में 1% लोग आज भी ऐसे हैं बेटा जिनको पैसा नहीं चाहिए, जिनको इनमें से कुछ चाहिए बेटा, ठीक है ना। लो सबसे पहले बात करते हैं स्टेटस की। बेटा बेसिक पे सबसे पहले मोटिवेट करती है फाइनेंशियल इंसेंटिव में। अगर बेसिक पे बहुत अच्छी तो बेटा एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ मोटिवेशन, और कई साल निकाल देगा बंदा इसी सोच में, अच्छा मेरी इतनी अच्छी सैलरी लगी, मेरी इतनी अच्छी सैलरी लगी। और बेटा सेम बात कर रहा हूं स्टेटस की। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में सबसे पहली चीज जो आपको मोटिवेट करती है वो है आपकी खुद की रैंक। स्टेटस मींस वंस रैंक और पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक इंसान की क्या रैंक क्या पोजीशन है। देखो बेटा मैं बोलता हूं, देखो आप बैंक में नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो और बैंक में बेटा बहुत सारे लेवल्स हैं, मैंने हमेशा डिस्कस किया आपके साथ। सबसे पहले आप बेटा क्लर्क होते हो, देन यू आर अ प्रोबेशनर ऑफिसर, देन यू आर अ बेटा क्रेडिट मैनेजर, देन बैंक ब्रांच हेड होते हो आप बाबू, रीजनल मैनेजर, एरिया मैनेजर, जोनल मैनेजर, और कहीं जाकर फिर जीएम होते हो, ठीक है ना। बहुत बहुत सारे लेवल है, और एक एक लेवल पे इंसान 5-5, 7-7, 10-10 साल बिताता है, तब जाकर बेटा प्रमोशन होना शुरू होता है, ठीक है ना। मैं बोलता हूं बेटा आपने नौकरी के लिए अप्लाई करा और सीधा बैंक ब्रांच हेड बन गए भाई। जहां अगर बेसिक पे मोटिवेट करती है ना तो यहां पर बेटा आपकी रैंक आपको मोटिवेट करती है, आपका स्टेटस मोटिवेट करता है। तो बेटा सीधा ही चौथे लेवल पे पहुंचे हो, ठीक है ना तो आप बने कभी क्लर्क, ना कभी बने प्रोबेशनर ऑफिसर, ना कभी क्रेडिट और लोन मैनेजर, सीधा बैंक ब्रांच हेड। तो बेटा आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि आप जीएम रिटायर होगे। मैं बोलता हूं आपकी एज 25 साल है और 25 साल में आप सीधा बैंक ब्रांच मैनेजर रिक्रूट हो गए हो, तो बेटा चांसेस हैं कि आप जीएम रिटायर होगे। 35 साल और हैं आपके पास अभी जिंदगी के, हो सकता है जीएम बन के रिटायर। तो बेटा अगर बहुत अच्छे लेवल पर आप पहुंचते हो एकदम से एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। वो समझाने के लिए बोलता हूं बेटा, मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में सीधा मिडिल लेवल पे रिक्रूट हो गए भाई। ऑर्गेनाइजेशन जनरली तो वर्कर लेवल पे रिक्रूट करती है, फिर आप कहीं लोअर लेवल पे शिफ्ट होते हो, फिर कहीं 20 साल बाद प्रमोशन होता है, मिडिल लेवल पे आते हो, फिर कहीं बेटा टॉप लेवल पे पहुंचते हो। और मैं बोलता हूं बाय चांस ऐसा हुआ आपकी किस्मत जोर मार रही थी बेटा, सीधा मिडिल लेवल पे रिक्रूट हो गए, क्या होगा बेटा? अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है ना। ऑल्दो एक बात साथ साथ बता देता हूं, पैसा इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन पैसे वाली बात लिखनी नहीं, क्योंकि जितने अच्छे लेवल पे रिक्रूट होंगे उतना अच्छा पैसा भी तो मिल रहा होगा। पैसा इन्वॉल्व है कि नहीं है पैसा इन्वॉल्व, लेकिन पैसे वाली बात नहीं निकली क्योंकि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में दिया गया। हम बात ही नॉन फाइनेंशियल की कर रहे हैं, समझ में आई बात। स्टेटस मींस वंस रैंक और पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। और एक बहुत अच्छी पोजीशन पर, एक बहुत अच्छी रैंक पर रिक्रूट हो गए तो बेटा कई साल के लिए मोटिवेशन है ये, कई साल के लिए। ओके बात क्लियर, समझ आई बात बेटा। फोर्थ हेडिंग बताना, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। बेटा आपको बता देता हूं ये चीजें ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बहुत जरूरी हैं। बहुत सारे एम्प्लॉय चाहते हैं बेटा मेरे टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया जाए,
ठीक है ना, मेरे टैलेंट को पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बताया जाए। तो बेटा अगर आप बताते हो तो एम्प्लॉय के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन होता है। समझाने के लिए बोलता हूं, आप कभी डोमिनोज गए हो या किसी और फ्रेंचाइज गए हो, आपने देखा होगा बेटा सेल्समैन ऑफ द मंथ डोमिनोज में लगा होता है सेल्स गुरु के नाम से, शायद जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, सेल्स गुरु, और बेटा फोटो पेश की होती है। पिछले महीने में जिस भी टेलर ने, जिस भी रिसेप्शनिस्ट ने सबसे ज्यादा पिज्जा सेल किए होते हैं, उसकी फोटो वहां पर आती है बेटा, हर महीने चेंज होता रहता है। ठीक है ना बेटा, ये क्या है, आप एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, उसके टैलेंट को रिकॉग्नाइज कर रहे हो। जो आता है बेटा उसको देखता है, जो आता है उसको देखता है। क्या बाबू एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, उसको बहुत मोटिवेशन मिलता है। क्या बेटा, ऑर्गेनाइजेशन का एनुअल डे प्रोग्राम चल रहा है, आपने बेटा एक एम्प्लॉय का नाम लिया बेटा स्टेज से और उसको बुलाया कि इसकी फुल अटेंडेंस है, या इसने इतने अच्छे टारगेट अचीव करके दिए ऑर्गेनाइजेशन को, या इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को लाखों करोड़ों का बेनिफिट हुआ है, और बेटा पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सामने बुलाकर मोमेंटो दे दिया, तो आप समझ सकते हो बेटा अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है ना, कई बार आप देखते हो बेटा बहुत सारे स्कूल्स भी ऐसा करते हैं, अपने सारे टॉपर्स के नाम बेटा एक बोर्ड पर लिखते जाते हैं, इस सेशन के टॉपर का नाम ये, लगभग आज की तारीख में हर स्कूल ही कर रहा है। बेटा बच्चा 10 साल बाद भी जा रहा है, देख रहा है अच्छा मेरा नाम है इस बोर्ड पर, अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। समझ आई बात? ठीक है ना, या नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले कर देना किसी का नाम। ठीक है ना, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बेटा एम्प्लॉय के टैलेंट को रिकॉग्नाइज करने के, और रिकॉग्निशन एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। ठीक है ना, मैं मेरी कैटेगरी है, मैं दुनिया का 1% वो बंदा हूँ जो इस चीज़ों से मोटिवेट होता है, और बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना, खैर मेरे साथ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए, बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद क्या क्या हुआ था। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं आगे बाबू। बाबू अभी मैंने 2 बातें कर दी हैं नॉन फाइनेंशियल में, सबसे पहले स्टेटस, देन एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। अब थर्ड वन की बात करते हैं, जॉब एनरिचमेंट है, ये बहुत काम की बात है बाबू। एक एग्जाम्पल दूंगा, क्लैरिटी लाना। देखो नाम क्या है, जॉब एनरिचमेंट, किसी की जॉब को एनरिच करना विद मोर कंटेंट, विद मोर वैरायटी, विद मोर ऑटोनॉमी, विद मोर डिसीजन मेकिंग, ये सब बातें आती हैं जॉब एनरिचमेंट में। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बाबू, लेट बैक इन 2016, लगभग बात होगी ये अप्रैल में की, मैंने एक स्टाफ रिक्रूट करा, बल्कि दो स्टाफ रिक्रूट करे। मैंने बोला तुम्हारा ऑफिस में बिठाया उनको, मैंने कहा यार कुछ आता है तुम्हारे को? उस टाइम पर उनकी 12th हुई थी, 2 स्टाफ की, कुछ नहीं आता था, कंप्यूटर भी ढंग से चलाना नहीं आता था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं सबको सिखाऊंगा, तुम्हारी जॉब बड़ी सिंपल है, तुम्हारे को क्या करना है, सिर्फ नोट्स टाइप करने और कुछ नहीं करना पूरे दिन। कह रहे ठीक है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, कर दो शुरू। बेटा 3 महीने में उन्होंने सारे नोट्स टाइप कर दिए, अप्रैल मई एंड जून। हमारा काम थोड़ा सा सीजनल है, मैंने कहा चल रिवीजन बैच में नोट्स चेंज करेंगे, अब तुम्हारा नंबर दिसंबर में आएगा। ठीक है, बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं जाना है, तुमने सैलरी लेते रहो। बेटा 3 महीने खाली बैठ के सैलरी लेना भी बहुत महाभारत काम। 1 महीना खाली बैठे रहे, सैलरी लेते रहे, परेशान। दूसरे महीने खाली बैठे रहे, सैलरी लेते रहे, बहुत परेशान। तीसरे महीने पीछे बढ़ गए, भैया कुछ है तो बता दो, वरना हम चलें, वरना हम कुछ और देखें। आपको बता देता हूँ बेटा बहुत मुश्किल होता है खाली बैठना, बस लगता ही है कि हमें टाइम मिले। ठीक है ना, बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे, 10 दिन नहीं बैठा जाएगा, 10 दिन भी नहीं, गिन के। ठीक है ना, लगता बहुत है कि आराम से ये जिंदगी में, नहीं बिल्कुल नहीं बैठ सकता इंसान खाली। ठीक है ना, तो बाबू वो 2 महीने में थक आ गए, जबकि मैं फ्री सैलरी दे रहा हूँ बैठने की, तब वो भी नहीं ली जा रही। तो मैंने बोला चलो तो कुछ और सीखना है, कह रहे हैं हाँ काम सिखा दो ऑफिस का। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो सिखा देते हैं। नेक्स्ट ईयर बेटा बहुत जल्दी जीएसटी आने वाला था, तो मैंने उनको जीएसटी का काम सिखाना शुरू कर दिया। ठीक है ना, मैं खुद सीख रहा था तो मैंने उनको भी सिखाना शुरू कर दिया। खैर करते करते मैंने उनको ट्रेन कर दिया। नोट्स तो एक बार टाइप हुए, सालों साल गए, सालों साल नंबर नहीं आना भाई उनका। ठीक है ना, लेकिन उन्हें जीएसटी का काम आ गया बहुत अच्छे से, और 1 जुलाई 2017 को बेटा जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया। तब से वो मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, और आज की तारीख में वो जीएसटी के एक्सपर्ट है। ठीक है ना बेटा, मैं बोलता हूँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी उनके सामने बिठा दिया जाएगा ना, वो इक्वल नॉलेज रखते होंगे। ठीक है ना बाबू, अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने बेटा जॉब एनरिचमेंट करा। मैंने उनकी जॉब को एनरिच करा विद मोर वैरायटी, विद मोर कंटेंट,
with more autonomy, with more freedom, with more decision making. सारी डिसीजन मेकिंग उनके ऊपर छोड़ी हुई है, बहुत फ्रीडम दी हुई है उनको, सारा बेटा खुद हैंडल करते हैं काम, देखता भी नहीं जाकर। समझ में आया बेटा? तो कई बार जॉब एनरिचमेंट से बेटा इंसान मोटिवेट होता है। एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा बिल्कुल? ओके बात, बढ़े आगे बेटा। सेकेंड नंबर पे हेडिंग दी गई है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। आपको बता देता हूं, बस दिमाग में इसका प्यारा वर्ड याद रख लेना, या लिखना चाहो लिख लो, पेपर में नहीं लिख के आना। ये नाम, प्रमोशन की बात चल रही है। नाम क्या है बेटा? करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना? सिंपली मींस प्रमोशन, लेकिन एनसीईआरटी में अगर हेडिंग करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी दी गई है तो बेटा आप पेपर में भी करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी लिखोगे। बाबू पता ही है सबको प्रमोशन क्या चीज होती है। हायरार्की में बेटा मूव करना ही प्रमोशन है, और वर्टिकली मूव करना, ठीक है ना? वर्कर लेवल पे थे, कल बेटा लोअर लेवल पे जॉब करने को मिलेगी, प्रमोशन है। लोअर लेवल पे थे, मिडिल लेवल पे जाओगे, प्रमोशन है। मिडिल लेवल पे थे बेटा, टॉप लेवल पे जाओगे, प्रमोशन है। ऑल्दो प्रमोशन में पैसा इन्वॉल्व है, लेकिन पैसे की बात लिखकर मत आना, क्योंकि बात क्या लिखी है बेटा? नॉन फाइनेंशियल में लिखी गई है बाबू। लेकिन आप ये भी मान के चलो बेटा, नॉन फाइनेंशियल से भी बेटा बहुत दुनिया मोटिवेट होती है। आप मिडिल लेवल पे थे बेटा, कल ऑर्गेनाइजेशन ने आपका प्रमोशन कर दिया, आपको ऑर्गेनाइजेशन का एमडी बना दिया। नाउ यू आर अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। अलग ही बेटा टॉर है। पैसा तो भूल जाओ बेटा, जो फैसिलिटी मिलने वाली है वो सोचो, कितनी अथॉरिटी होगी आपके पास, सोचो, पावर, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बेटा, और कितनी फैसिलिटी मिल रही है ऑर्गेनाइजेशन का। फ्लैट है बेटा, लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हो, 5 करोड़ की गाड़ी में घूमते हो बेटा सारा दिन। ड्राइवर मिला हुआ है बेटा, बहुत अच्छा फ्लैट, कई करोड़ों का फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन ने दे रखा है। तो बेटा ये वो बेनिफिट है बेटा जो एक रैंक के साथ आते हैं। तो कहीं ना कहीं बेटा ये चीजें मोटिवेट करती है। कहने की बात ही नहीं है बेटा, वहां पर भी पढ़ी है ये बात। तो याद करो, स्टाफिंग में इंटरनल सोर्सेस के मेरिट में मोटिवेशन नहीं पढ़ा क्या आपने? पढ़ा है ना? और वहां पर बोला था बेटा इंटरनल सोर्सेज में 2 चीजें आती हैं, प्रमोशन और ट्रांसफर, लेकिन मैंने बोला था मोटिवेशन इज स्पेसिफिकली अ मेरिट ऑफ प्रमोशन। याद करो, ठीक है ना बात? ओके, कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसमें। तो बेटा 4 बातें हो चुकी हैं और 2 हेडिंग रहती हैं। एक तो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन है, उसके पहले क्या हेडिंग है? जॉब सिक्योरिटी। करते हैं बात। ऑल्दो खैर मुझे इसके बारे में अच्छा बोलना बहुत बेकार लगता है, मुझे तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा दिखाई देते हैं रादर देन पॉजिटिव। बेटा आप एक मल्टीनेशनल कंपनी हो, यू आर अ एमएनसी, या एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, क्या बेटा वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी होती है? जॉब सिक्योरिटी होती है क्या? कभी भी नहीं, मतलब ही नहीं। कभी कहा जाता है कि आपकी जॉब कभी नहीं जाएगी, सर ऐसा होता ही नहीं कभी भी। और बेटा आपको बिल्कुल क्लियर कट होता है, कभी भी आपकी जॉब छीन लेंगे। और आपको बता देता हूं बेटा, जब कोविड का इन्वोकमेंट हुआ बेटा, जब शुरू हुआ, महीने के अंदर अंदर इन्फोसिस कंपनी ने अपने, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, 1000 पता नहीं 1200 एम्प्लॉय निकाल दिए थे 1 महीने के अंदर अंदर। वो बोलते हैं इतना डिफ्लेशन आने वाला है, हम कहां से सैलरी पे करेंगे, हमें नहीं मतलब, छोड़ो जीरो, ठीक है ना? तो ऐसे केसेस में बेटा वो एम्प्लॉय बड़ा मोटिवेटेड फील करते हैं जिनके पास जॉब सिक्योरिटी होती है, और वो सिर्फ एक ही जगह पर है, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है ना? तभी बेटा हर घर वाले अपना दामाद एक गवर्नमेंट जॉब वाला ढूंढते हैं, ठीक है ना? चलो हाँ, लड़कियां भी सोचते हैं गवर्नमेंट जॉब वाला पर्सन चाहिए, ठीक है ना बेटा? तो खैर एक सेपरेट मुद्दा है, सबकी अपनी सोच है इस चीज़ को लेकर। पुराने ज़माने में तो ऐसा कुछ ज़्यादा ही होता था, अब तो खैर लोगों के पास बहुत फ्रीडम है, ठीक है ना? लेकिन पुराने ज़माने में तो हर किसी को बेटा गवर्नमेंट जॉब वाला पर्सन चाहिए, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी है कि उसकी जॉब कभी नहीं जाती। और बेटा मैं समझता हूँ बेटा, चलो पॉजिटिव तो बातें हो ही जाएंगी, नेगेटिव पहले कर लो। बाबू जॉब सिक्योरिटी से ना कोई काम नहीं करके देता आपको, मेरा मानना तो यह है बेटा, ठीक है ना? जहाँ जॉब सिक्योरिटी होती है बेटा, वहाँ एम्प्लॉय बड़ा लेजी हो जाता है। उसको पता है मेरी जॉब कभी नहीं जाने वाली, जब तक जिंदा रहूँगा या जब तक रिटायर नहीं होता तब तक मेरे हाथ में जॉब है। भाई उसकी परफॉर्मेंस का लेवल क्या होता है मुझे पता है, ठीक है ना? इतने मीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे बने हैं, आप सोच नहीं सकते। सुने हैं कभी मीम्स? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे कितने बने गए हैं बेटा, आप खुद सोचो। एक प्राइवेट बैंक में आप एंट्री करते हो और वहाँ 5 लाख रुपए रखते हो बेटा कि मुझे अकाउंट में डिपॉजिट करने हैं, वहाँ नोट गिनने की स्पीड
और एक बार किसी सरकारी बैंक में जाकर 5 लाख रुपए रख दो, वहां नोट गिनने की स्पीड पता लग जाएगा, डिफरेंस आज ही पता लग जाएगा, कभी भी कर लेना। वो गिनेगा आराम से, 1 2, उसे क्या, उसकी तो नौकरी बेटा सेफ है, चाहे कितनी लाइन लगी हो बीच से, उसे किसी बात से कोई मतलब नहीं है भाई, वो तो आराम से गिनेगा, उसकी ठाट की नौकरी है, जॉब सिक्योरिटी है, ठीक है ना। और गवर्नमेंट जॉब की सबसे बुरी बात, 9 से 5 आना है, काम करना है, ये कहाँ लिखा होता है? और ये लिखा होता है आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में 9 से 5 आना है, तो आना है तो आ ही जाएंगे भाई। सरकारी स्कूल में क्या कर रही होती है सरकारी टीचर? सिलाई बुनाई कढ़ाई, पढ़ाते तो है नहीं बच्चों को, सर्दियों में धूप सेक रही हैं भाई बाहर बैठ के, बच्चे अंदर, देश का भविष्य खतरे में बाबू। तो बेटा ये होता है जॉब सिक्योरिटी से, ठीक है ना। एक प्राइवेट बैंक में एम्प्लॉय काम करता था, HDFC बैंक में, जब पुराने 500 के नोट चलते थे ना, आप उसकी स्पीड ना सोच भी नहीं सकते बंदे की। मतलब यार देखो क्या होता है, मैं बोलता हूं योर फिंगर हैव अ मेमोरी, ये बात आपने कभी ना कभी फील की होगी। सिर्फ मेमोरी यहां से नहीं होती बेटा, हमारी फिंगर्स की भी मेमोरी होती है। टाइपिंग करते टाइम फील की होगी आपने, हमारी फिंगर को पता होता है कौन सा वर्ड कहां पर है, हमारी फिंगर में मेमोरी होती है। वो जब नोट गिनता था ना, इतनी स्पीडी गिनता था, नकली देखता नहीं था नोट की तरफ, उसकी फिंगर बताती थी नोट नकली है। ऐसी ऐसी मेमोरी वाले लोग मैंने देखे हुए हैं। ये प्राइवेट बैंक के काम करने का तरीका है बेटा। तो जॉब सिक्योरिटी मेरा मानना है इसका, चलो ठीक है, एक मोटिवेशन होता है बेटा, क्योंकि पता होता है डिफ्लेशन के टाइम पर बेटा, रिसेशन के टाइम पर बाबू, कोई भी MNC, कोई भी प्राइवेट कंपनी आपको जॉब से निकाल देती है। इस सेंस में बेटा गवर्नमेंट जॉब आपको एक सिक्योरिटी, एक सेफ्टी देती है कि जिंदगी भर आपकी जॉब नहीं लाने वाली। सोर्स ऑफ मोटिवेशन, लेकिन वहीं इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी बहुत ज़्यादा है बेटा। काम नहीं करते बेटा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जनरली लेजी होते हैं बहुत। क्लियर बात। एक लास्ट बात बेटा, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, आपको बता देता हूं, यहां से बाबू एक केस स्टडी आई हुई है, और सिर्फ एक वर्ड से केस स्टडी आ गई थी और बच्चों को समझ नहीं आता है कहां से केस स्टडी आई है। बाबू नाम लिखा गया है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। देखो बाबू, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जानबूझकर एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करने के लिए छोटी छोटी कमेटी बना लेती है, ताकि एम्प्लॉय को फील आए कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, कि मुझसे भी डिसीजन मेकिंग कराई जा रही है, ठीक है ना। और बाबू बता देता हूँ, ऑल्दो खैर इन कमेटी की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। कुछ कमेटी के नाम है ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी। ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी वो कमेटी होती है जो अपनी समस्याएं बेटा लोअर लेवल तक पहुंचाती है, ठीक है ना बाबू। डिसिप्लिनरी कमेटी, नाम से समझ में आ रहा होगा। परचेज कमेटी बता देते हैं, थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देते हैं कि परचेज कहाँ से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी कमेटियां बना देते हैं बेटा, 50-50, 100-100 लोग एक कमेटी में डाल देते हैं बेटा, ठीक है ना। और सबसे डिसीजन मेकिंग कराई जाती है, ताकि एम्प्लॉय को फील आए कि वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, वो मोटिवेट हो जाए, ठीक है ना बाबू। किसी को बेटा एक कमेटी का चेयरमैन बना दिया, किसी को वाइस चेयरमैन, किसी को प्रेसिडेंट, किसी को सेक्रेटरी, किसी को ट्रेजरर, ठीक है ना। बहुत सारी पोस्ट डिजाइन करती जान के, ताकि एम्प्लॉय को फील आए अच्छा मैं डिसिप्लिनरी कमेटी का चेयरमैन हूँ। ऑल्दो होने इससे कुछ नहीं बेटा, बस एक मेंटल सेटिस्फेक्शन वाली बात है। आप खुद सोचो बेटा, आपके स्कूल में बहुत सारे कैप्टन्स बना दिए जाते हैं, वाइस कैप्टन, हेड बॉय, हेड गर्ल, होना कुछ है इससे? बस जबरदस्ती की फील ले रहा है बंदा, जबरदस्ती का मोटिवेशन है कि हाँ भाई मैं तो हेड बॉय हूँ, होना कुछ भी नहीं उससे, देला नहीं होना। एक एडमिशन आप करा नहीं पाते हो, ठीक है ना। एक बेटा किसी पर्सन की आप फी कम करा नहीं पाते हो। ऑर्गेनाइजेशन में दूर दूर तक आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, दूर दूर तक, बस एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है। सेम बात बेटा एम्प्लॉय लेवल पर है। और आपको बता देता हूं, ज्वाइंट मैनेजमेंट कमेटी ये वर्ड आया था, इस पर केस स्टडी आई थी, और बच्चे को समझ नहीं आता कि केस स्टडी आई कहां से, ठीक है जी। संभाल लोगे, एक बार रीड करो, मुझे बता दो क्या इतनी बात ओके है क्या। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।